जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखो, जो पूर्णांक रहेगा आपको 100 नंबर का मिलेगा और समय बच्चों जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे, हल करेंगे। देखो, पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। भारतीय गणतंत्र जो है की स्थापना कब हुई थी? भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना बच्चों 1950 में, यहाँ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यहाँ सही जवाब जो है दा हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला बच्चों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों में से मृतकों को मुर्दों कहते हैं। मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। तो मुर्दों को माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नमक कानून कब तोड़ा गया? तो ये जो है सही जवाब हो जाएगा बच्चों 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून जो है तोड़ा गया। राइट आंसर जो है आ हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 40, 41, 45, 42। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 ईस्वी को जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत रचयिता कौन है? तो महाभारत रचयिता बच्चों सभी जानते हैं, वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। और बच्चों जो है रामायण के रचयिता कौन है? शायद रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। कौन है बच्चों? वाल्मीकि। तो दोनों जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, राज हड़प नीति यानी गोद निषेध नीति का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? तो बच्चों ये जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। सही जवाब इसका जो है सा हो जाएगा। राज हड़प नीति यानी गोद निषेध नीति का संबंध किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा ये जो है पूर्वी भारत में प्रारंभ हुई थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है बच्चों? शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। मकबरा में होता है बच्चों कब्रस्तान। शेर शाह का जो मकबरा है सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? ये जो है बिहार में है। रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण कब हुआ था? पूर्ण पूछ रहा है। रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण हुआ था ये 1905 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर होता है। चलिए अब हम लोग जो है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो है जो 2-2 नंबर को आपको मिलेगा। देखो, आइए देखते हैं बच्चों हम लोग। देखो, अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर रहेगा। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी बच्चों? सिंधु सभ्यता की खोज किसने, कब और किसने की थी? तो इसका देखो उत्तर क्या हो जाएगा। देखो, सिंधु सभ्यता की खोज बच्चों दयाराम साहनी ने की थी। देखो, थोड़ा हम छोटा कर लेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी और 2 लोगों ने मिलकर की थी। सिंधु सभ्यता की खोज बाबू दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने जो है 1924 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1924 ईस्वी में की थी। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि अशोक का धम्म क्या है? धम्म मीन्स होता है धर्म। धम्म का अर्थ होता है धर्म। अशोक का धम्म क्या था? 2 नंबर में 12 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग बच्चों। देखो, अशोक का धम्म बौद्ध धर्म था। अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धर्म था। हमने बताया कि धम्म मीन्स होता है, धम्म का अर्थ होता है धर्म से संबंधित है। तो अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से था। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुलह ए कुल को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है, सुलह ए कुल को स्पष्ट कीजिए। देखो, उत्तर प्रश्न नंबर 13 है सुलह ए कुल। सुलह ए कुल की नीति सम्राट अकबर द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा बच्चों? सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंस है, की गई थी। जिसका बच्चों उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य इस नीति द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना था। एक जो है इस नीति द्वारा जो है एक धर्मनिरपेक्ष होता है बच्चों इसी एक धर्म को बढ़ावा न देना। यह भी यानी सभी धर्म को एक समान नज़रिया से देखना, कि कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? 14 नंबर है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? अस्थाई बंदोबस्त, देखो प्रश्नोत्तर नंबर 14 देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त
अथवा जमींदारी प्रथा अथवा अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। किसने लागू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंस है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। बच्चों ये नौकरियों में परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिए। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत जो है कब हुई थी? 2 नंबर में। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। बहुत सरला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है ये मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से जो है विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षेप में समझाइए। भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षेप में समझाइए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को संक्षेप में समझाइए अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। आइए देखते हैं 5 नंबरी में इसका उत्तर। सबसे हेडिंग डालेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव, हेडिंग डालेंगे। देखो वर्धा प्रस्ताव के विनिश्चय के अनुसार बच्चों 7 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। न केवल भारत वरन संपूर्ण संसार की निगाहें इस अधिवेशन पर लगी हुई थी। भविष्य के इतिहास तथा घटनाओं ने इस अधिवेशन को ऐतिहासिक अधिवेशन की संज्ञा प्रदान की थी। इस समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया था कि यह समिति कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के जो है 14 जुलाई 1942 ईस्वी के प्रस्ताव का समर्थन करती है तथा इसका यह विश्वास है कि बाद की घटनाओं ने इसे जो है और भी अधिक औचित्य प्रदान किया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन का तत्काल ही अंत भारत के लिए और मित्र राष्ट्रों के आदर्शों की पूर्ति के लिए अति आवश्यक है। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य और स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। प्रस्ताव की मुख्य बातें बच्चों देख लेते हैं कुछ। भारत को तुरंत स्वतंत्र करना चाहिए। नंबर 2, प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत को शीघ्र जो है छोड़ दे। नंबर 3, देश के प्रमुख दलों तथा समूहों का सहयोग प्राप्त करने वाली एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाए और स्वतंत्रता की जो है घोषणा कर दी जाए और जो है भारत की संविधान संघात्मक होगा, जिसमें इकाइयों को जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। और देखते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया जाए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर देखेंगे बच्चों हम लोग महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5 नंबर में देखेंगे कि महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे महाजनपदों की विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए अथवा महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, महाजनपदों की संख्या जो है 16 थी। जो है इनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। राजतंत्रीय में जिसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता है, जिसमें चुनाव राजा नहीं होता है, लेकिन गणतंत्र बच्चों जो है राजा सर्वे सर्वा नहीं होता है, यानी राजा को चुना जाता है, इसे गणतंत्रीय कहते हैं। तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। अधिकांश महाजनपदों पर जो है राजा का शासन होता था, परंतु गण एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस प्रकार समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से जो है जुड़े हुए थे। नंबर 2, गणराज्यों में जो है भूमि के साथ ही अनेक आर्थिक स्रोतों पर गण के राजा का जो है सामूहिक नियंत्रण होता था। नंबर 3, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किले से घिरी होती थी। राजधानियों के रखरखाव, सैन्य प्रबंधन तथा उच्च अधिकारियों के जो है वेतन भुगतान हेतु संसाधनों की आवश्यकता होती थी। नंबर 4 बच्चों शासकों का जो है कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर एवं भेंट वसूल करना था। कर मीन्स होता है बच्चों टैक्स वसूल करना था। धीरे धीरे कुछ शक्तिशाली राज्यों ने अपनी स्थायी सेना एवं नौकरशाही तंत्र जो है तैयार कर लिए थे। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे बच्चों। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? आइए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नौकरियों में बराबर पूछा जाता है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को दिन लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी आप जानते हो बच्चों, इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। आप लोग इतना समझिए, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन इसलिए लागू किया गया क्योंकि 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति ने
अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस समिति के द्वारा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और तभी से आज तक बच्चों प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19 नंबर देखेंगे। 1857 के विद्रोह के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? 1857 के विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। उत्तर देखेंगे 1857 विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? उत्तर, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित जो है तरीके अपनाए गए। जब निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1 बच्चों, नंबर 1, 1857 ईस्वी में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का जो है आह्वान किया गया। नंबर 2, बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से उनके जो है नाम पर जो है जारी की गई। इन घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का जो है ख्याल रखा जाता था। नंबर 3, इस विद्रोह को ऐसे विद्रोह के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें जो है हिंदुओं और मुसलमान दोनों का नफ़ा नुकसान बराबर था। नंबर 4, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणाओं में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता ने से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। अगला है नंबर, इश्तेहारों में अंग्रेज़ों से पहले कि हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जाता था तथा शाह अस्तित्व का गौरव गान किया जाता था। अगला नंबर, विद्रोही ने सभी लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इनके पूर्व लोकप्रिय नेताओं को जो है विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। अगला नंबर, विद्रोहियों ने अपनी घोषणाओं में सभी वर्गों की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया जिससे सभी सामाजिक समूहों ने स्वयं को विद्रोह से जुड़ा हुआ महसूस किया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। क्या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था? स्पष्ट कीजिए। अथवा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। मुगलकालीन चित्रकला का जो है विवेचना कीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग 20 नंबर देखेंगे। भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। उत्तर लिखेंगे। देखो, भक्ति आंदोलन के जन्म के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 बच्चों, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंस है, मुसलमान शासकों के धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता भगवत भजन की ओर जो है झुकी। नंबर 2, सूफी संतों की उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेममय पूजा ने जनता को जो है प्रभावित किया। नंबर 3, हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक संपर्क ने भी इस आंदोलन के उदय में सहायता पहुंचाई थी।